स्वागत। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो कह सकते हैं सदियों से जिज्ञासा का केंद्र रहा है, थोड़ा विवादित भी। हम बात कर रहे हैं काम ऊर्जा की, मतलब जिसे सेक्स एनर्जी कहते हैं, और उसके आध्यात्मिक पहलू की। खासतौर पर हम ओशो के दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। हाँ बिल्कुल। और ये विषय ऐसा है जिस पर ओशो ने बहुत कुछ कहा है। हमारे पास जो सामग्री है वो मुख्य रूप से ओशो ऑन ट्रांसफॉर्मिंग सेक्सुअल एनर्जी टू स्पिरिचुअल अवेकनिंग के विचारों पर आधारित है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि समझें कि ओशो इस शक्तिशाली जैविक ऊर्जा को देखते कैसे थे, क्यों वो मानते थे कि इसे दबाना भी ठीक नहीं और सिर्फ मतलब भोग विलास में उड़ा देना भी सही नहीं, और सबसे अहम बात कि कैसे कैसे इसी ऊर्जा को आध्यात्मिक जागरण के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सही, ये समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। ओशो के चिंतन में जो पहली और शायद सबसे क्रांतिकारी बात है वो ये है कि वो काम ऊर्जा को किसी पाप या अपराध बोध से जोड़कर नहीं देखते, बिल्कुल नहीं। हाँ, ये उनका मूल बिंदु है। वो इसे जीवन का सृष्टि का आधार मानते हैं। उनका तर्क है कि दुनिया में जो भी रचनात्मक हो रहा है, कला हो, विज्ञान हो, या जीवन का जन्म ही हो, बिल्कुल उन सबके मूल में यही ऊर्जा है, एक तरह से जीवन का स्रोत। और इसे दबाने के क्या परिणाम होते हैं, इस पर ओशो क्या कहते हैं? हाँ, इस पर वो बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि जब समाज या धर्म इसे पाप कहकर दबाने लगता है तो ये ऊर्जा खत्म नहीं होती, वो विकृत हो जाती है। अच्छा, विकृत कैसे? मतलब वही दमन, फिर कुंठा बनता है, मानसिक तनाव, जुनून और कई बार अजीब सी यौन अभिव्यक्तियां जिसे हम बुराई कह देते हैं, वो अक्सर इसी दबी हुई ऊर्जा का बिगड़ा हुआ रूप होता है उनके अनुसार। तो जरूरत दमन की नहीं बल्कि उसे दिशा देने की है, समझने की है। बिल्कुल, दिशा देने की, समझने की, स्वीकार करने की, वो भी जागरूकता के साथ। तो फिर सवाल उठता है, अगर दबाना नहीं है और सिर्फ शारीरिक भोग भी मंजिल नहीं, तो करें क्या इस ऊर्जा का? कैसे समझें, कैसे बदलें इसे? यहीं पर ओशो का नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है ना? हाँ बिल्कुल। और यहीं से उनकी बातें कई लोगों को मतलब थोड़ी चौंकाने वाली भी लगती हैं। ओशो कहते हैं कि शम भोग यानी यौन संयोग का अनुभव ज्यादातर लोगों के लिए वो पहला मौका हो सकता है। पहला मौका किस चीज का? जहां उन्हें समय शून्य होने का, मतलब विचारों से परे जाने का एक छोटा सा अनुभव मिलता है, क्षण भर के लिए। एक ऐसी झलक जहां मैं और तुम का फर्क कुछ पल को मिट सा जाता है। परमानंद की पहली किरण कह लीजिए। लेकिन ये तो बहुत क्षणिक होता है। अक्सर लोग इसे बस एक शारीरिक क्रिया और उसके सुख तक ही देखते हैं। तो ओशो इसमें इतनी गहरी संभावना कैसे देख पाते हैं? क्या है जो इसे आध्यात्मिक बना सकता है? देखिए, यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ओशो क्रिया पर नहीं, अनुभव की गुणवत्ता पर जोर देते हैं। वो कहते हैं प्रॉब्लम क्रिया में नहीं, हमारी बेहोशी में है। बेहोशी में मतलब अगर वही यौन संयोग का अनुभव पूरी सजगता से, पूरे ध्यान से, गहरे प्रेम के साथ जिया जाए, तो वो सिर्फ दो शरीरों का मिलना नहीं रह जाता, वो ऊर्जा का मिलन बन जाता है, चेतना का मिलन। अच्छा, तो जागरूकता से फर्क पड़ता है? बहुत ज्यादा। जब उसमें गहरी जागरूकता हो, जल्दबाजी ना हो, सिर्फ ऑर्गेज़म पाने की हड़बड़ी ना हो, बल्कि हर पल में पूरी तरह मौजूद रहने का भाव हो, तब वो क्रिया अपने आप ध्यान बनने लगती है। ध्यान, संभोग में ध्यान। हाँ, ओशो के अनुसार तब वो सिर्फ शारीरिक सुख नहीं रहता, वो एक गहरा आध्यात्मिक अनुभव बन सकता है, समाधि का पहला दरवाजा। ये बात तो और भी गहरी हो जाती है। ओशो अक्सर प्रेम और संभोग में जल्दबाजी ना करने की सलाह देते हैं, खासकर ऑर्गेज़म तक पहुंचने की हड़बड़ी से बचने को कहते हैं, पूरी सजगता से डूबने की बात करते हैं। तो जब व्यक्ति इस तरह सजग होता है, तब होता क्या है असल में? क्या बदलता है? प्रेम से भरे हुए और क्रिया के प्रति जागरूक। तो ओशो कहते हैं शरीर सिर्फ मांस हड्डी का ढांचा नहीं रहता, वो ऊर्जा के जीवन स्पंदन जैसा महसूस होता है। ऊर्जा का स्पंदन। हाँ। तब अनुभव सिर्फ जननेंद्रियों तक ही नहीं रहता, बल्कि पूरे शरीर में, पूरे अस्तित्व में फैलता है। पूरे अस्तित्व में। हाँ, और इसी गहरे अनुभव को ओशो शारीरिक ऑर्गेज़म से आगे ले जाते हैं। वो इससे कहते हैं अस्तित्व का ऑर्गेज़म या कॉस्मिक ऑर्गेज़म। कॉस्मिक ऑर्गेज़म, ये क्या है? ये शारीरिक चरम सुख से अलग है? हाँ बिल्कुल, इसे सिर्फ शारीरिक न समझें, ये चेतना का विस्तार है, जहाँ व्यक्ति एक पल के लिए अपनी सीमाएं भूल जाता है,
मैं और तुम का भेद मिट जाता है और वो उस विराट अस्तित्व के साथ, ब्रह्मांडीय ऊर्जा के साथ एक महसूस करता है। यही समाधि की पहली झलक हो सकती है। ये तो बहुत ही गहन बात है। ओशो ने इसे एक यात्रा की तरह भी समझाया है ना? वासना से प्रेम, प्रेम से प्रार्थना तक। हाँ। सुनने में बड़ा काव्यात्मक लगता है, पर इसका मतलब क्या है? ये पड़ाव कैसे हैं? हाँ, ये ओशो के सबसे सुंदर रूपकों में से एक है। वो कहते हैं वासना यानी लस्ट, वो ऊर्जा का सबसे निचला, सबसे बेहोश रूप है, पूरी तरह जैविक, शारीरिक। इसमें दूसरे का महत्व कम, अपनी जरूरत का ज्यादा, थोड़ी पशुवत है, जागरूकता कम है। और प्रेम? जब इसी वासना में थोड़ी जागरूकता आती है, थोड़ी संवेदनशीलता, दूसरे के लिए सम्मान, परवाह, तब प्रेम का जन्म होता है। प्रेम वासना को थोड़ा ऊपर उठाता है। इसमें सिर्फ शारीरिक खिंचाव नहीं, बल्कि भावनाएं जुड़ती हैं, मानसिक तालमेल होता है, एक गहरी आत्मीयता। अच्छा, प्रेम में दूसरा व्यक्ति महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल। और फिर जब यही प्रेम और गहरा होता है, फैलता है, सिर्फ एक व्यक्ति तक नहीं रहता, जब इसमें समर्पण आता है, तब ये प्रार्थना बन जाता है। प्रार्थना मतलब पूजा पाठ? नहीं, यहाँ प्रार्थना का मतलब कुछ मांगना नहीं है, बल्कि पूरे अस्तित्व के लिए एक कृतज्ञता का भाव, प्रेम का भाव, एक होने का भाव। ये चेतना की ऊंची अवस्था है। और वो बीज, फूल और सुगंध वाला उदाहरण वो इसी यात्रा को दिखाता है। हाँ बिल्कुल। काम ऊर्जा बीज है, कच्ची, संभावनाओं से भरी। प्रेम उस बीज से निकला फूल है, सुंदर, प्रकट। और समाधि या प्रार्थना उस फूल की सुगंध है, अदृश्य, पकड़ में ना आने वाली, पर जिसका अनुभव सब कुछ महका दे। ये ऊर्जा का सबसे सूक्ष्म रूप है। ये विचार कहीं ना कहीं भारत की प्राचीन तांत्रिक परंपरा से भी मिलते जुलते लगते हैं। ओशो ने तंत्र के बारे में बात की है। हाँ, बहुत गहराई से। ओशो तो तंत्र को दुनिया का सबसे पुराना और सबसे वैज्ञानिक अध्यात्म कहते थे। उनका मानना था कि तंत्र ही वो धारा है जिसने काम ऊर्जा को कभी गलत नहीं माना, पाप नहीं समझा, बल्कि उसे परमात्मा तक पहुंचने का एक शक्तिशाली साधन माना। साधन कैसे? कि इसे दबाना बहुत खतरनाक है, दबी हुई ऊर्जा जहर बन जाती है। इसके बजाय तंत्र इसे स्वीकार करने, सम्मान देने और फिर ध्यान और कुछ खास विधियों से ऊपर उठाने की बात करता है। ऊपर उठाना मतलब? हाँ, शरीर के ऊर्जा केंद्रों मतलब चक्रों के जरिए ऊपर की ओर ले जाना, ऊर्ध्वगामी बनाना। तंत्र का लक्ष्य इसी ऊर्जा को बदलकर समाधि तक पहुंचना है, अहंकार को मिटाना है। ओशो के कई ध्यान प्रयोग इसी तांत्रिक समझ पर टिके हैं। तो जो ओशो व्यवहारिक सलाह देते हैं कि संभोग में जल्दबाजी ना करें, जागरूक रहें, वो इसी तांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है। हाँ बिल्कुल, तंत्र यही कहता है, ऊर्जा के साथ सम्मान और जागरूकता से पेश आओ तो ये विनाश नहीं, विकास का कारण बनेगी। तो इस पूरी प्रक्रिया का, इस रूपांतरण का अंतिम लक्ष्य क्या है? ओशो बार बार समाधि की बात करते हैं। ये समाधि क्या है सरल शब्दों में? समाधि, ओशो इसे चेतना की परम अवस्था कहते हैं। जब प्रेम और ध्यान से काम ऊर्जा पूरी तरह शुद्ध हो जाती है, ऊपर की ओर उठ जाती है, तब वो समाधि में बदल जाती है। ये अब दो लोगों का मिलन नहीं है। तो फिर किसका मिलन है? ये व्यक्ति की चेतना का, पूरे अस्तित्व से मिलन है, उस परम स्रोत से, जिसे आप ईश्वर कहें, ब्रह्मांड कहें या शून्य कहें, उससे एक हो जाना। एक हो जाना, जैसे नदी सागर में मिलती है। बिल्कुल, ओशो यही उदाहरण देते हैं। जैसे नदी सागर में मिलकर अपना अलग नाम रूप खो देती है, सागर ही बन जाती है, वैसे ही समाधि में व्यक्ति का वो छोटा सा मैं, उसका अहंकार पूरी तरह घुल जाता है, वो उस विराट चेतना का हिस्सा बन जाता है। यही परम स्वतंत्रता है, परम आनंद, जहाँ कोई दूसरा नहीं, कोई अलगाव नहीं। तो अगर हम सार देखें, ओशो का मुख्य संदेश क्या है? वो किन रास्तों को गलत बताते हैं और सही रास्ता क्या है? वो दो चरम सीमाओं की आलोचना करते थे ना? हाँ बिल्कुल, ओशो दो अतियों के सख्त खिलाफ थे। पहली अति दमन, सप्रेशन, मतलब नैतिकता, धर्म, पवित्रता के नाम पर अपनी नेचुरल एनर्जी को जबरदस्ती रोकना, उससे लड़ना, उसे नकारना। ओशो इसे आत्मघाती मानते थे। कहते थे ये ऊर्जा नष्ट नहीं होती, बस बीमार कर देती है मन को। और दूसरी अति सिर्फ भोग, इंडल्जेंस,
बिना किसी जागरूकता के, बिना प्रेम, बिना सम्मान के, बस वासनाओं में बहते जाना, ऊर्जा को यूं ही खर्च करते जाना। इसे भी वो अधूरा मानते थे। कहते थे इससे क्षणिक सुख मिल सकता है, लेकिन गहरा संतोष या बदलाव कभी नहीं आता। ये इंसान को अंदर से खाली कर देता है। तो अगर दमन भी नहीं और सिर्फ भोग भी नहीं, तो ओशो का रास्ता क्या है? ओशो का रास्ता है जागरूक रूपांतरण का, कॉन्शियस ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब अपनी मूल जीवन ऊर्जा, काम ऊर्जा को पूरी सजगता, पूरे होश, सम्मान और प्रेम के साथ स्वीकार करना, जीना। उसे दबाना नहीं, उससे भागना नहीं, बल्कि उसे ध्यान से देखना, समझना और फिर प्रेम और ध्यान से उसे ऊपर उठाना। ऊपर उठाना। हाँ, ओशो का एक बहुत जरूरी सूत्र है। जब किसी अनुभव को पूरी चेतना से जिया जाता है, पूरी जागरूकता से, तो उसी अनुभव के अंदर से उसका अतिक्रमण होता है, ट्रांसेंडेंस। मतलब आप उस अनुभव से पार चले जाते हैं, बिना उसे दबाए, बिना उससे भागे, आप उसके मालिक बन जाते हैं। सेक्स के साथ भी यही मुमकिन है। इससे तो ये सवाल उठता है कि हम अपनी इन शक्तिशाली मूल ऊर्जाओं के साथ कैसा बर्ताव करते हैं? क्या हम आज भी कहीं ना कहीं समाज या धर्म के डाले अपराध बोध से दबे हैं, या हम उनमें विकास की संभावना देख पाते हैं? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। ओशो हमें अपनी कंडीशनिंग पर सवाल उठाने को कहते हैं। ये तो हुई गहरी सैद्धांतिक बातें, लेकिन क्या ओशो ने कुछ व्यवहारिक कदम भी बताए हैं? प्रेमियों के लिए कुछ प्रैक्टिकल टिप्स? हाँ, बिल्कुल। ओशो सिर्फ फिलोसोफर नहीं थे, वो प्रैक्टिकल गुरु भी थे। उन्होंने कुछ सूत्र दिए हैं जो इस रूपांतरण में मदद कर सकते हैं। पहला, वो कहते हैं सेक्स को एक मैकेनिकल काम या सिर्फ टेंशन रिलीज का तरीका न समझें। इसे एक पवित्र अनुष्ठान की तरह जिए, जैसे मंदिर में जाते हैं, सम्मान से, मौन से, ध्यान से। पवित्र अनुष्ठान। दूसरा, जल्दबाजी बिल्कुल न करें। अक्सर लोग ऑर्गेज़म की जल्दी में रहते हैं। ओशो कहते हैं मंजिल की चिंता छोड़ो, यात्रा का आनंद लो। हर स्पर्श, हर सांस, हर संवेदना के प्रति सजग रहो, पल में डूब जाओ। और तीसरा, अपने और साथी के शरीर में ऊर्जा के सूक्ष्म प्रवाह को महसूस करने की कोशिश करो। ध्यान दो, ऊर्जा कहाँ जा रही है, कहाँ रुक रही है। ये जागरूकता ऊर्जा को ऊपर उठने में मदद करती है। अच्छा, और चौथा, जो बहुत जरूरी है, संभोग के फौरन बाद उठकर भाग मत जाओ। दुनिया के कामों में मत लगो। कुछ देर साथ में शांत लेटे रहो या बैठकर ध्यान करो। उस अनुभव के बाद जो शांति उतरती है, जो खालीपन आता है, उसे महसूस करो। उस मौन में गहरे उतरो। यही वो पल है जब ऊर्जा का असली रूपांतरण होता है। ये सूत्र तो दिखाते हैं कि उनका नजरिया कितना समग्र है। शरीर, मन, ऊर्जा, चेतना, सबको साथ लेकर चलने वाला। तो फिर से सार क्या है? व्हाट्स द बॉटम लाइन? सार यही है कि काम ऊर्जा जीवन की सबसे कीमती, सबसे शक्तिशाली ऊर्जा है। ओशो का सबसे बड़ा हमला शायद इसी सोच पर था कि जीवन की इस मूल ऊर्जा को पाप समझना इंसान को खुद से ही दूर कर देता है, पाखंडी बना देता है। वो कहते हैं इसे न तो अपराध बोध से दबाओ, न बेहोशी में बर्बाद करो, बल्कि प्रेम, ध्यान, गहरी जागरूकता, इनसे इसी साधारण से लगने वाले अनुभव को एक असाधारण आध्यात्मिक यात्रा बनाया जा सकता है। ये यात्रा हमें अपने गहरे स्व से, अपने साथी से और आखिर में पूरे अस्तित्व से जोड़ सकती है। जैसा ओशो ने कहा, संभोग बीज है, समाधि उसका फूल। बिल्कुल। और इस पर सोचते हुए एक आखिरी विचार आता है मन में। क्या हो अगर हम अपनी इस मूल ऊर्जा को डर, शर्म, कंट्रोल या सिर्फ भोग की चीज मानना छोड़ दें? क्या हो अगर हम इसे गहरे आत्मखोज, गहरे मानवीय जुड़ाव और हाँ, अस्तित्व से एक होने की एक पवित्र संभावना की तरह देखना शुरू करें? शायद तब हमारे रिश्ते, हमारा जीवन, हमारी आध्यात्मिकता, सबकी परिभाषा ही बदल जाए। ये सोचने का बिंदु है। बिल्कुल। आज के इस गहन विश्लेषण में इतना ही। ओशो के इन विचारों पर यह बातचीत यकीनन सोचने के लिए, अपने अंदर झांकने के लिए कई दरवाजे खोलती है। उम्मीद है ये हमारे श्रोताओं के लिए उपयोगी रही होगी।